हेलो किड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लॉ एंट्रेंस के बारे में एंड मोर स्पेसिफिकली वी आर गोना टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। बहुत लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं लेकिन यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। आप अगर मल्टीपल लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो लेकिन प्रेपरेशन आपको अगर साथ में करनी है तो आप क्या करोगे। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट कि कौन से वाले सब्जेक्ट्स कॉमन है और क्या क्या सिलेबस है ये सब्जेक्ट्स के, right? I'm Amruta Chajed from Yes Academy and let's start talking about these subjects and syllabus of law entrance tests. Now, first of all, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि 12th के बोर्ड के ऊपर मतलब 12th के बोर्ड स्कोर पे क्यों नहीं देते हैं एडमिशन, और फॉर दैट मैटर 12th स्टैंडर्ड के स्कोर्स पे क्यों नहीं देते हैं। सो द पॉइंट इज, आप जब भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज स्किल्स आपकी डेवलप करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लॉ इज गोइंग टू बी योर प्रोफेशन। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स। सो मेनी स्टूडेंट्स are not aware of what is going on, they are not abreast with the latest knowledge. Now because of law entrance test बहुत सारे बच्चों को आदत लग जाती है पेपर पढ़ने की, which is a good thing and that becomes a part of your routine. So in a way law entrance test is preparing you for the future. So take it positively, do not question it much and just start studying. On this note, let's start with these subjects. Now I just want you to observe here something left में मैंने different law entrance test के नाम दिए हैं. Do not bother reading much into it, but यहाँ पे general knowledge, mental ability, current affairs, aptitude for the study of law. Okay, same thing, general knowledge, mental ability, current affairs, aptitude for study of law, general English knowledge, arithmetic, mental ability, aptitude for legal studies. Now aptitude for the study of law या legal studies is actually legal reasoning or legal aptitude. ठीक है? So in a way language comprehension, quantitative ability, logical reasoning, legal aptitude, general knowledge, logical reasoning, legal reasoning, analytical reasoning, reading comprehension, general knowledge. Why am I reading all this? Just to show you that all entrance tests have 5 subjects in common. Okay, English language, legal aptitude, mathematics, then logical reasoning and general knowledge. ये 5 सब्जेक्ट सारे एंट्रेंस टेस्ट के लिए कॉमन है। शायद एक आध एंट्रेंस टेस्ट में आपको लीगल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछा जाएगा, बट एडिशनली कुछ नहीं है। ये 5 सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं। या नाउ लेट्स लुक एट दीज सब्जेक्ट्स वन बाय वन, स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक्स क्या क्या है, इफ यू ऑब्जर्व द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स या आप स्पेसिफिकली सिलेबस देखते हो तो ये 8 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। विच आर दीज टॉपिक्स? ये कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड या फिर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो दीज आर द 8 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। Now, जब मैं ये 8 टॉपिक्स की बात करती हूँ, सो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी वोकैबुलरी। व्हाट इज वोकैबुलरी? इट इज द बॉडी ऑफ वर्ड्स, इजी। फिर आपको पढ़ना है ग्रामर, राइट? ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं और अप्लाई करने हैं। थर्ड, कॉम्प्रीहेंशन, जहां पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में आपको ये याद रखना है कि स्कूल टाइप नहीं होता है। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां पे आपको आंसर पैसेज में मिल जाता है। सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपको आंसर डिराइव करना पड़ता है पैसेज में से। फॉर एग्जांपल, टोन ऑफ द पैसेज। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ये आपको पैसेज में नहीं दिया जाता है, तो आपको पैसेज पढ़ना है और आपको ये बोलना है, इज इट क्रिटिकल, इज इट डिस्क्रिप्टिव, analytical, what is the tone of the passage is what you have to derive. ठीक है? वोकैबुलरी, लाइक आई सेड, की बॉडी ऑफ वर्ड्स है। वोकैबुलरी में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सिनोनिम। सो वोकैबुलरी के नीचे आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गिव द मीनिंग ऑफ या करेक्ट द स्पेलिंग। या सो यहाँ पे अलर्ट का सिनोनिम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इफ यू ऑब्जर्व, ये सारे ऑप्शन है ना थोड़े क्लोज होते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है।
अगर आप फ्रेंड्स के फैन हो तो आप बोलोगे मैम अलर्ट का सिनोनिम तो है उनागी, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, बट या द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज वॉचफुल, सो डी आप सिलेक्ट करोगे। नाउ द वे दे विल आस्क यू सिनोनिम और एंटोनिम कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आपको पूछा है, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये जो है ही इज ऑलवेज कैजुअल एंड नेवर डैश। सो आपको सेंटेंस दिया है, आपको वहां पे अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। ही इज ऑलवेज कैजुअल एंड नेवर डैश विद हिज फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आपको कैजुअल का एंटोनिम देना है। सो इफ यू फिल दिस ब्लैंक विद एन एंटोनिम, सो हार्श, सिस्टमेटिक, फॉर्मल, रेगुलर। इफ यू रीड द सेंटेंस केयरफुली आपको आंसर आएगा ही इज नेवर फॉर्मल। कैजुअल का अपोजिट है फॉर्मल। आपको रेफरेंस लेना है सेंटेंस का एंड देन यू हैव टू आंसर, राइट। थर्ड वे दे कैन आस्क यू वोकैबुलरी इज दिस, they will give it to you in the passage, they'll give a word in the passage and they'll tell you कि ये word का आप synonym दो। तो sentence नहीं दे रहे, आपको directly नहीं पूछ रहे, but passage में से आपको word उठा के वो पूछ रहे कि इसका synonym क्या है। so आपको passage के reference से उसका synonym देना, या आपको एक word दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि passage में इस word का synonym क्या, कहाँ है या फिर कौन सा है, वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे उन्होंने let's look at the part of the passage. As faculty quality goes down, so does the capacity to train top class graduates. So capacity इन्होंने highlight किया है and they've said give the synonym for the word capacity. Now qualification, capability, voltage, quantity. If you read with reference to the passage, B is the right answer, capability. So ये आपको mark करना है, right? So this is a part of vocabulary. ग्रामर के रूल्स आपको जानने हैं एंड यू हैव टू अप्लाई देम हाउ सेंटेंस करेक्शन में, या और यू फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वो वर्ड। यहाँ पे आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल, ही इज वेरी लेजी पर्सन एंड हेट डूइंग हिज वर्क। ये सेंटेंस है, दे ब्रोकन द सेंटेंस इन 4, ही इज अ वेरी लेजी सेकंड पर्सन एंड हेट डूइंग, डी है हिज वर्क। नाउ ये वाले सेंटेंस में इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है, दैट्स सी, एंड हेट, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं आ रहा है, इट शुड एक्चुअली बी हेट्स, ही हेट्स आप बोलते हो। सो ही इज अ वेरी लेजी पर्सन एंड हेट्स डूइंग हिज वर्क, सो योर आंसर वुड बी सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पैरा जंबल। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू गिव द राइट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। पैराजंबल दो टाइप से पूछे जा सकते हैं, वन इज वेयर 4 sentences आर गिवन एंड यू हैव टू गिव द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, और फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस आपको दिया जाता है और आपको बीच के 4 sentences की ऑर्डर डिसाइड करनी है। सो दिस इज हाउ इट इज। या कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज केप्ट इट्स ट्रैम्प्स, सो ये है काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर हो गया यहाँ पे, cities kept its tramps। सेंटेंस 1 दिया गया है, उन्होंने लास्ट सेंटेंस भी दिया है। The foundation stone was laid down in 1972. Now the right option here is, so jumbled up है यहाँ पे, D RPSQ, which is Calcutta unlike other cities kept its trams, then they run down the center of the road, as a result there was horrendous congestion. Yeah, then the option you choose is S, that is to ease in, the city decided to build an underground railway line and it was going to be the first in South Asia. Conclusion, the foundation stone was laid in 1972. So ये वाला conclusion है। So generally ये जब देते हैं ना पैटर्न फर्स्ट और लास्ट, थोड़ा आपको रेफरेंस लेने में आसानी पड़ती है, बट अदरवाइज अगर पैरा जंबल ये क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्टरी विल ऑलवेज हैव सम नाउन, ओके, दे विल स्टार्ट विद सम नाउन फॉर्म, जैसे यहाँ पे कैलकटा से उन्होंने स्टार्ट किया है, ट्रैम्प्स, सो दीज। उसके बाद एक कनेक्टिंग लिंक होती है अगले सेंटेंसेस में, आपको एक राइट सीक्वेंस देना है। या द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया जाएगा एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक। पैसेज दे सकते हैं और दे कैन गिव यू अ सेंटेंस वेयर यू हैव टू फिल द ब्लैंक, ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर एज वेल, बिकॉज ग्रामेटिकली करेक्ट आपको वहां पे फिल करना है। सो एग्जाम्पल, ये अगर फर्स्ट वाला देखोगे,
India ranks third dash renewable energy country attractive index in 2021. तो यहाँ पे the options are in, on, for, between, right? So India ranks what? Third in renewable energy country attractive index. Continuing, the country has set the next one. The country has set an ambitious target to dash capacity of 175 GW worth of renewable energy. Now, please, यहाँ पे word क्या है? Target to, ये वाला, I'm highlighting it for a reason. Options are obtain, achieve, make, create. So what do you do with targets? You obtain targets, or you achieve them, or you make them, you create, you achieve targets. So taking the reference of the word target, you achieve target. So आपको यहाँ पे achieve ये word appropriate है. So this is how you are going to do cloze tests. I hope you are clear with English. We are going to move on to reasoning. जब भी रीजनिंग ये सिलेबस में दिया जाता है, इवन इफ दे मेंशन इट लॉजिकल रीजनिंग, आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी कवर करना है, आपको क्रिटिकल भी कवर करना है, बिकॉज ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं कि जब अगर वो लॉजिकल बोलते हैं तो लॉजिकल ही पूछेंगे. तो प्लीज गूगल मत करना कि अच्छा लॉजिकल में क्या क्या आता है. They at times also ask you analytical reasoning, so be prepared with the entire reasoning. Yeah, you will be shocked to see maths here. Yeah, maths is in a way not part of reasoning, but कोई जब टेस्ट एनालिटिकल मेंशन करती है तो वो मैथ्स के भी क्वेश्चंस पूछती है. फॉर एग्जांपल DU-LLB में बस एनालिटिकल मेंशन किया है, but they do ask you questions on speed, distance, ratio, proportion, average पे questions आए हुए हैं. So I would advise you to see the previous year's question paper before you say अच्छा maths नहीं है. ऐसा नहीं है, not always. Reasoning में जब मेंशन करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, सो जस्ट चेक कि इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स आता है या नहीं. ना इसके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, असर्शन, रीजन, नंबर टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, सिलोजिज्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप एंड एनालॉजी. सो ये सारे जो टॉपिक्स है ये लॉजिकल प्लस एनालिटिकल के हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं. जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स हियर, विल टेक 2 एग्जांपल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव रीजनिंग, रिमेंबर हाउ डू यू स्टडी फॉर रीजनिंग. आप कोई लास्ट मिनट बोलेंगे जो क्वेश्चन आएगा आई सॉल्व, मेरा लॉजिक बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज रीजनिंग में बहुत सारी ट्रिक्स होती है विच विल हेल्प यू सॉल्व फास्टर. इसमें ये नहीं है कि आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, ओके इसमें ये है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक की ट्रिक्स जान लो. या फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन में द ट्रिक इज गो बैक ट्रैकिंग. या ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है विच सेव्स यू इमेंस टाइम. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, या सुरेश सेड, ओके सो एक फोटोग्राफ है, वहां पे पॉइंट करके सुरेश बोलता है कि he is the son of the only son of my mother. Now what do you do in backtracking? पहले तो आप ये मार्क करोगे son of my mother, so मेरी माँ, and यहाँ पे क्या मेंशन किया, only son of my mother. If I am saying I'm the only son of my mother, I'm obviously that son, so this is Suresh, क्योंकि सुरेश बोल रहा है. Then he is the son, so S को और एक son है, right? He is the son of the only son of my mother. So backtracking में मैंने son को मार्क किया है, who's सुरेश, और then I have marked. अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है how is this boy, okay, sorry, how is Suresh related to this boy, not how the boy is related to Suresh. आंसर कैसे चेंज होता है? If I say how is this boy related to Suresh, he'll be his son. But how is Suresh related to this boy? He will be his father. So backtracking. The next question. Marathon is to race as hibernation is to. ये analogy का question है. So marathon is a type of race, okay, जो कि एक long race होती है. Hibernation is a type of sleep, जो एक lengthy period की sleep होती है. Options are winter. Is hibernation a type of winter? Bear, dream, sleep. It's definitely a type of sleep. So you go for option D. Yeah, these are analogy questions. So ऐसे सारे जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं आपको रीजनिंग के अंदर, वो सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, बट मोर स्पेसिफिकली उसकी ट्रिक्स जानना जरूरी है. या
So assumption, statement assumption, in a way this is a part of analytical, but like I said, आपको reasoning में सब कुछ cover करना है. Moving further, legal reasoning, ये बहुत बच्चों को interesting लगता है because something that they are going to read in future, study in future, so they love this section. Talking about legal reasoning, there are three type of questions that are usually asked. One is principle based. So एक principle दिया जाता है, फिर आपको facts दिए जाते हैं. You have to apply that principle to the fact and solve the issue. Okay, so principle, fact, issue questions. Second one is legal GK, जो static in nature होता है. ये कभी change नहीं होता है unless there is an amendment and all, but it has been going on since long. So इसको हम static बोलते हैं. करंट अफेयर्स मींस इस साल में लीगल से रिलेटेड क्या हुआ है, लॉ से रिलेटेड क्या अपडेट्स आए हुए हैं, ये है आपका लीगल करंट अफेयर्स. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे आई होप यू आर एबल टू सी द स्लाइड. लीगल प्रिंसिपल उन्होंने दिया हुआ है, अ काउंटर ऑफर डजंट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग इफ देयर इज एन ऑफर एंड देयर इज अ काउंटर ऑफर. Okay, so अगर counter offer होता है तो original offer dies down is what they are in a way trying to say. So a counter offer doesn't give rise to contractual binding. Let's look at the facts. Shiv offered to sell a Tata Safari for 12 lakh rupees to Rakesh, who said he would give 8 lakhs. Shiv refused. ठीक है, अब शिव ने बोला 12 लाख, राकेश ने बोला 8 लाख, तो राकेश से क्या आया, काउंटर ऑफर आया. शिव ने नहीं बोला. सो ऑब्वियसली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. अब राकेश ने क्या बोला, आई एम रेडी टू गिव यू 12 lakhs, बट शिव इज नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ. इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज राकेश ने काउंटर ऑफर दी है. अप्लाइंग द प्रिंसिपल, काउंटर ऑफर डजंट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है. फर्स्ट, द इशू, इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शिव एंड राकेश? Decision A, B, C, D. There's no valid contract. There is a valid contract. It is a voidable contract. The contract is void ab initio. Now your answer is A, because applying the principle to the facts, you are resolving the issue which says there is no valid contract as there is a counter offer. Okay. Second, जो मैंने ये बोला static है. Which of the following is not a fundamental right? Right to property, right to education, freedom of speech and expression, protection against double jeopardy. Now, right to education is a part of fundamental rights. ये judgment से आया हुआ है. So you should remember this. Right to property was a fundamental right, but it's no more a fundamental right now. Okay, so you should be aware again of this. Answer आपका A है, right to property. So this is static. करंट का एक एग्जाम्पल अगर हम ले, हु इज द करंट CJI ऑफ इंडिया? दिस हैज हैपेंड इन दिस ईयर, दैट्स व्हाई इट्स करंट लीगल अफेयर्स. या सो द आंसर लाइक यू नो इज जस्टिस DY चंद्रचूड़. सी आंसर आप सिलेक्ट करोगे. ओके, एंड यू विल आंसर. या सो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लीगल रीजनिंग में. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टैटिक जीके. सो जीके इज डिवाइडेड इनटू 2, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. Okay, static में something that will not change in the near future. It's been fixed. Okay, it has happened. It's fixed and will, there's no possibility that it will change in future. So ये static होता है. Science, economics, geography, important person, sports, Indian polity and history. 2 more, books and authors, awards. ये सारे जो टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक नॉलेज है पहले से जो आया हुआ है, ये आपको पढ़ना है. In this you really will need help. जैसे यस एकेडमी का एक प्रॉपर मॉड्यूल है जिसमें हमने पूरा स्टैटिक जीके कंपाइल किया हुआ है. बिकॉज इतना वास्ट है तो आपको क्या पढ़ना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर स्टडिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड एवरीथिंग, वी हैव कंपाइल्ड अ मॉड्यूल. उसके बियॉन्ड जनरली नहीं आता है. सो यू विल रियली नीड हेल्प हियर. ओके, सो स्टैटिक जीके. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. इन विच सिटी इज द सॉल्ट लेक स्टेडियम लोकेटेड? क्या इस साल सॉल्ट लेक स्टेडियम उन्होंने खड़ा किया हुआ है? नहीं, दिस इज हैपेंड लॉन्ग बैक. ओके, द आंसर इज सी, कोलकाता. ओके, वेस्ट बंगाल में है इसका आंसर. देन कोरी डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? नाउ दिस इज आल्सो स्टैटिक. ये कुछ आज उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है. ट्रेडिशनल डांस ऑफ महाराष्ट्र इज कोरी. ये इस साल में नहीं, ये काफी सालों से ट्रेडिशनल डांस चल रहा है. सो द ऑप्शन इज यू विल सिलेक्ट महाराष्ट्र. जनरली अगर आप कोई स्टेट लेवल की लॉ एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो स्टेट के बारे में आपको जानना जरूरी है. या क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन MHCT के लिए महाराष्ट्र बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. देन मूविंग ऑन टू करंट अफेयर्स.
Which country will host the 15th BRICS summit in August 2023? Now आप होगा मैम अगस्त तो आगे है तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ईयर, बट ये डिसीजन दिया गया इस साल है, इसीलिए यू विल से ओके द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका विल बी होस्टिंग 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023. प्रीटी मच आपको डेज डेट्स ये सारा कुछ है ना प्रीटी मच सिमिलर. स्टैटिक में आप जब पढ़ने वाले टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे, आपको बस इस साल का करना है. सो प्रीवियस ईयर का करना है, मोर स्पेसिफिकली प्रीवियस 6 months का करना है. सो इफ योर एग्जाम इज गोइंग टू बी इन मे, सो 6 महीने का दिसंबर से लेके आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह करना है. उसके पहले भी आपको करना है, बट ज्यादा क्वेश्चंस दिसंबर से आएंगे. सो 6 months का बहुत ज्यादा अच्छी तरह करना है, एंड अदरवाइज 1 साल का आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स करना है. Which state's chief minister announced the capital will be shifted to विशाखापट्टनम? ये अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, बट कौन से स्टेट के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया था? ये आंध्र प्रदेश के लिए अनाउंस किया था कि उसका कैपिटल अब विशाखापट्टनम होगा. मैथमेटिक्स, डर, यू नो आई थिंक मैथमेटिक्स का सिनोनिम ही डर होना चाहिए. या मत डरिए, दिस इज अ सब्जेक्ट यू कैन रियली स्कोर वेल, या बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आपके हाथ में है. वो भी 10th तक का जो मैथ्स है वही आता है, उसके बियॉन्ड नहीं आता है, राइट? और आपको अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक से डर है लाइक डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वो मत करिए, वो नहीं आएगा. बट अदरवाइज नंबर सिस्टम, यू नो, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड फंक्शंस लॉ, यू नो, ऑल दीज टॉपिक्स, परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक्स, कैलेंडर, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में कवर करने हैं. लाइक आई सेड, इट्स फॉर्मूला बेस्ड. एंड अगेन, अगर आपको इतना ही डर है तो आप देख लीजिए वेटेज कितना है. अगर कम है तो यू नो छोड़ दीजिए, इतना ही डर होगा तो. बट पूरी तरह से कंसंट्रेशन मैथ पे मत कीजिए. डोंट इग्नोर दी अदर सब्जेक्ट्स. ओके, मेरा सजेशन ये है कि कर लो, बिकॉज आपके हाथ में ये मार्क्स होते हैं. या सो आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे कि रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है. देन यू हैव यू नो सैलरी इन हैंड कितनी होगी, क्रेडिट्स 50%, सो परसेंटेज के बेस के ऊपर है, यू नो. सो ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस होता है. नाउ दिस स्लाइड ध्यान से देखिए. व्हाई? बिकॉज लाइक आई सेड, सिलेबस सबका बहुत ही सिमिलर है. मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी दिखा, बट देयर आर अ फ्यू लॉ एंट्रेंस टेस्ट जिसमें थोड़ा एक डिविएशन है. वो डिविएशन की हम इस स्लाइड में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्लैट, AIAT है जो सिम्बोसिस की है, 3 years कोर्स के लिए है. क्यूलीज, यू नो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस, वहां पे आपको पर्सनल इंटरव्यू और रिटन असेसमेंट टेस्ट है. तो अगर आप ये सारे एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ये करना जरूरी है. क्यूएट में लीगल स्टडीज ये अलग से सेक्शन है जहां पे सिलेबस काफी वास्ट है. उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है विच इंक्लूड्स मैग्जिम्स एक्सेट्रा. तो ये सिलेबस काफी अच्छी तरह दिया है. तो क्यूएट अगर आपको देना है, मोर स्पेसिफिकली CUET, तो आपको लीगल स्टडीज का सिलेबस ध्यान देके करना पड़ेगा. DU में लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, एनालिटिकल बोला है इन द सिलेबस, बट मैथ्स पे भी क्वेश्चंस पूछे हैं. तो अगेन स्लाइट डिविएशन, रीजनिंग बोलते हैं, बट मैथ्स के भी क्वेश्चंस पूछे हैं रेशियो प्रोपोर्शन पे. सो आई थिंक एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे भी पूछे गए हैं. बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 2-3 होंगे, बट पूछे गए हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर DU LLB, तो मैथ्स पे भी ध्यान रखना. अगेन DU LLB लीगल अवेयरनेस है. I've already explained लीगल अवेयरनेस, जो 1 साल में करंट लीगल अफेयर्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं. सो यस, दीज आर दी टेस्ट. अगर आप ये दे रहे हो तो आपको यू नो दीज टेस्ट, तो आपको बियॉन्ड द सिलेबस भी पर्सनल इंटरव्यू है, रिटन असेसमेंट है, लीगल स्टडीज है, ये भी आपको करना है, राइट? या सो दिस इज यू नो काइंड ऑफ MHCT, बिकॉज MHCT काफी नजदीक आ रही है. सो आई जस्ट थॉट लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, यही वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव सेड, ये सिलेबस में दिया गया है. लीगल एप्टीट्यूड को 40 मार्क्स है, 40 क्वेश्चंस. जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस. देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स. इंग्लिश के लिए 30 एंड 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस. मैथ्स इज 10. ये 5 years का सिलेबस है, नॉट 3 years. ओके, जिसकी एग्जाम्स 2 अप्रैल को स्केड्यूल है, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं. या so this is about the entire syllabus. I hope now you are more clear कि आपको पढ़ना क्या है. English language I've explained, logical,
I have taken you through legal, I've taken you through static and current, I've taken you through maths also. So all the best, do well. Bye bye.